हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अपन फर्स्ट चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन ने विद्युत क्षेत्र के बारे में जान लिया था, उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ लिया था अपन ने। ठीक है, आज अपना जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो अपन विद्युत क्षेत्र रेखाएं टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे अपन। विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है, फिर अपन ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो काल्पनिक रेखाएं होती है। क्या होती है? काल्पनिक रेखाएं। कैसे, आप समझिएगा। ये कोई आपके पास क्यू आवेश है, ठीक है ना, इसके चारों ओर आपने एक क्षेत्र की बात करी थी जिसे अपन क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। किसी भी आवेश के चारों ओर एक आपने क्षेत्र की बात करी थी और उस क्षेत्र को आपने क्या बोला था? विद्युत क्षेत्र। अब ये विद्युत क्षेत्र किसी न किसी के कारण तो है, ठीक है। अब ये जिस प्रभाव के कारण है वही आपकी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन्स होती है जो आपको दिखाई नहीं देती। ये सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक अवधारणा है, ऐसा माना गया है। ठीक है, वास्तव में ऐसा है या नहीं है इसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते। केवल और केवल क्या है? एक काल्पनिक अवधारणा है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, ये रेखाएं एक काल्पनिक वक्र होती है। ये रेखाएं एक काल्पनिक सतत वक्र होती है। ये रेखाएं एक काल्पनिक सतत वक्र होती है। ये रेखाएं एक काल्पनिक सतत वक्र होती है जो ये रेखाएं एक काल्पनिक सतत वक्र होती है जो धनावेश की गति को प्रदर्शित करती है। जो किसकी गति को प्रदर्शित करती है? जो धनावेश की गति को प्रदर्शित करती है। तो ये इसकी क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। ये काल्पनिक सतत वक्र है जो धनावेश की गति को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। समझ में आ गया? इसका मतलब आपने विद्युत क्षेत्र के अंदर एक धनावेश रखा और वो धनावेश जिस रास्ते पे गति कर रहा है उस रास्ते को अपन क्या बोल देंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोल देंगे। क्या बोल देंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोल देंगे। ठीक है ना। तो ये रेखाएं काल्पनिक सतत वक्र होती है जो किसके? धनावेश की गति को प्रदर्शित करती है। अगर अपन और अच्छा सा लिखना चाहें तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि इकाई धनावेश की गति को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। ऐसा भी कह सकते हैं अपन। समझ में आ गया ना? क्योंकि आपने क्या बोला था? विद्युत क्षेत्र की जब अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी तो अपन यही तो कहे थे कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जब हम उसके अंदर क्या लेके आते हैं, कोई अन्य आवेश लेके आते हैं इकाई परिमाण का, तो वह क्या अनुभव करता है? एक क्षेत्र का अनुभव करता है और उस क्षेत्र को अपन क्या कह देते हैं? विद्युत क्षेत्र कह देते हैं। इसी प्रकार अपन एक बोल सकते हैं कि ये रेखाएं एक काल्पनिक क्या होती है? सतत वक्र होती है जो इकाई धनावेश की गति को प्रदर्शित करती है। वहां भी अपन ने इकाई लिया था, इसलिए यहाँ भी अपन ने इकाई ले लिया। ठीक है, कैसे अपन विद्युत क्षेत्र रेखाएं सर बनाएंगे कैसे? तो ध्यान से देखना। यह आपका कौन सा आवेश है? धनात्मक आवेश है। अब आपको आपसे बोले कि इस पॉइंट P पे जो इससे R दूरी पे है, ठीक है, इस पे क्या बनाओ? क्या बनाओ? विद्युत क्षेत्र रेखा बनाओ।
तो सबसे पहले हम इस P पॉइंट के बारे में क्या कह सकते हैं कि इस P पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र का मान है ना सर, वो ये है KQ/R²। यस या नो? इसके बारे में अपन सर्वप्रथम ये बात बता सकते हैं, K का मान क्या होता है 1/4πε0 अगर निर्वात है तो, और अगर माध्यम है तो 1/4πε_m, अगर कोई अन्य माध्यम है तो 1/4πε_m। ओके बेटा, अब हमें इसके बारे में इतना पता है। अब आपको उसने क्या कहा कि P पॉइंट पे आपको विद्युत क्षेत्र रेखा बनानी है। क्या बनानी है? विद्युत क्षेत्र रेखा बनानी है। तो P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र रेखा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक धनावेश लेके आएंगे। एक इकाई धनावेश आपने रख दिया, मान लो इसका परिमाण कितना है 1 कूलम। इसके ऊपर जैसे ही आपने इसको रखा तो इस पर ऊपर बल कहाँ लगेगा? इस दिशा में लगेगा। अगर बल आपका इस दिशा में लगेगा, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र भी कौन सी दिशा में है? इसी दिशा में। इसका मतलब अगर इस पर बल इस दिशा में लगेगा तो ये कौन सी दिशा में जाएगा? इस दिशा में। और यही तो बोला आपने, ये रेखाएं एक काल्पनिक सतत वक्र होती है जो इकाई धनावेश की गति को प्रदर्शित करती है। जिस दिशा में ये जा रहा है उसी दिशा में इस बिंदु पे क्या होगी? विद्युत क्षेत्र रेखा। इसका मतलब इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र रेखा आपकी कहाँ होगी? इधर होगी। आपसे बोले कि ठीक है, आप इस पॉइंट पे बताइए, तो इस पॉइंट पे आप देख रहे होंगे क्या इधर होगी। इस पॉइंट पे बनाओगे तो आप क्या होगी? इधर होगी। इस पॉइंट पे बनाओगे तो क्या होगी? इधर होगी। इन सभी को क्या कर देंगे? इससे जोड़ देंगे। तो ये किसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ गई? एक धनावेश के लिए। तो जब भी किसी बिंदु पे आपको विद्युत क्षेत्र रेखा बनानी हो तो उस बिंदु पे सर्वप्रथम अपन क्या रखेंगे? एक धनात्मक आवेश रखेंगे और ये देखेंगे कि ये धनात्मक आवेश कहाँ जा रहा है। ये जिस दिशा में जा रहा होगा उसी दिशा में क्या बना देंगे? विद्युत क्षेत्र रेखा। फॉर एग्जाम्पल ये -Q आवेश है, इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपसे पूछे तो इस बिंदु पे आपने कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बतानी है। यहाँ पे आपने Q0 आवेश रखा, तो ये कौन सा आवेश है? ऋणात्मक। ये कौन सा आवेश है? धनात्मक। ये इसको क्या करेगा? आकर्षित। तो ये कहाँ आएगा? इधर। तो विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा क्या आ गई? ये। अगर आप इसको यहाँ रखते तो ये कहाँ जाता? इधर। तो विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा क्या आ गई? ये। अगर इसको आप यहाँ रखते तो ये कहाँ जाता? इधर। तो विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा क्या आ गई? और अगर आप इसको यहाँ रखते तो ये कहाँ जाता? इस दिशा में। तो ये आपकी क्या आ गई? विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा। तो जब भी आपको विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा निकालनी हो, अपन सर्वप्रथम क्या करेंगे? वहाँ पे एक धनात्मक आवेश रखेंगे और उस धनात्मक आवेश को देखेंगे कि ये कहाँ जा रहा है। ठीक है, अपन ने पहले भी बात करी थी, ये बात अपन ने पहले भी कर ली थी कि धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र हमेशा कहाँ होता है? दूर की ओर। ये बात अपन ने पहले भी करी थी कि धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र हमेशा दूर की ओर होता है और ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा कहाँ होता है? पास की ओर। इसका मतलब धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा निकलती है और ऋणात्मक आवेश के अंदर हमेशा क्या करती है? इंटर करती है। पर ये कैसे निकलेगी? त्रिज्यीय रूप से बाहर निकलती है और त्रिज्यीय रूप से अंदर प्रवेश करती है। ओके बेटा, तो ये अपन ने किसके बारे में पढ़ा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये एक रेखाएं काल्पनिक सतत वक्र होती है जो इकाई धनावेश की गति को प्रदर्शित करती है। अब अपन इसके बात करेंगे गुणधर्म के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? गुणधर्म के बारे में। तो अपन बना तो सकते हैं, अगर अपन कहीं भी बोले अपने से कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाइए तो अपन इजीली बना सकते हैं। अब अगर अपन बात करेंगे गुणधर्म के बारे में, तो ध्यान से देखेंगे। पहला गुणधर्म आप साथ साथ में लिखते जाना, ठीक है। एक आपका हो गया धनावेश और एक आपका हो गया ऋणावेश, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ध्यान से सुनना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनात्मक आवेश से निकलती है और कहाँ जाके खत्म होती है? ऋणात्मक आवेश पर। तो अपन बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलती है और किस पे जाके खत्म होती है? ऋणात्मक आवेश पे, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती है? धनात्मक आवेश से, और कहाँ जाके खत्म होती है? ऋणात्मक आवेश पे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है
कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनात्मक आवेश से निकलती है और ऋणात्मक आवेश पे जाके खत्म होती है। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं लिख लीजिए साथ साथ में, विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है व ऋणात्मक आवेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। ये आपका कौन सा पॉइंट है, पहला पॉइंट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। सेकंड पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट में अगर कोई बच्चा बोले सर अकेला केवल और केवल धनावेश हो तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे अगर आपका केवल और केवल बेटा आपके पास धनावेश है, ठीक है, तो अब आपके पास ऋणावेश नहीं है, तो अपन क्या मानेंगे कि ऋणावेश कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर। कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर। तो धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी और कहाँ जाके खत्म होएगी, अनंत पे। यदि केवल और केवल धनात्मक आवेश उपस्थित है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलती है वह अनंत पे जाके समाप्त होती है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। यदि केवल और केवल धनावेश उपस्थित है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती है। पहला पॉइंट क्या था, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है और किस पे खत्म होती है, ऋणात्मक आवेश पे। दूसरा पॉइंट क्या था, यदि केवल और केवल कौन सी आवेश उपस्थित है, धनात्मक आवेश उपस्थित है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर कहाँ खत्म होती है, अनंत पे। हमेशा मानते हैं कि जो ऋणात्मक आवेश है वो कहाँ रखा हुआ है, अनंत पे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। यह आपका दूसरा पॉइंट। अगर कोई बच्चा ऐसे भी तो बोल सकता है कि सर केवल और केवल हमारे पास ऋणात्मक आवेश ही हो तो, बिल्कुल सही बात है, संभव है, ये बात भी आपकी बिल्कुल जायज़ है बेटा। ठीक है, यदि हमारे पास केवल और केवल ऋणात्मक आवेश है तो अपन क्या देखेंगे, पहले आपके पास केवल और केवल कौन सा आवेश था, धनात्मक आवेश। जब आपके पास धनात्मक आवेश था तो आपने क्या माना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती है, धनावेश से, और कहाँ जाके खत्म होती है, अनंत पर। अब हमारे पास केवल और केवल कौन सा आवेश है, ऋणात्मक, तो हम क्या मानेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर खत्म होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है, अनंत से प्रारंभ होकर किस पे खत्म होती है, आके ऋणावेश पे। जो हमारे पास नहीं हो उसको हम कहाँ मान लेंगे, अनंत पे। कहाँ मान लेंगे, अनंत पे। यदि केवल ऋणात्मक आवेश उपस्थित है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। इसमें धनात्मक आवेश कहाँ है, अनंत पर। इसमें ऋणात्मक आवेश कहाँ है, अनंत पर। ओके, हमारे को केवल कौन सा आवेश ज्ञात है, धनात्मक, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर कहाँ खत्म होएगी, अनंत पे जाके। और अगर हमारे पास ऋणात्मक आवेश उपस्थित है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ खत्म होएगी, अनंत पे जाके। कोई पर कहाँ खत्म होएगी, ऋणात्मक आवेश पे, और कहाँ से शुरू होएगी, अनंत से। तो ये हमारे 3 पॉइंट थे। सबसे पहले अपन ने क्या जाना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक सतत वक्र होती है जो इकाई धनावेश के मारक को प्रदर्शित करती है। फिर अपन ने उसके गुणधर्म पे आए तो सबसे पहला गुणधर्म क्या था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है और कहाँ खत्म होती है, ऋणात्मक आवेश पे। सेकंड गुणधर्म आपका क्या है कि यदि केवल धनात्मक आवेश उपस्थित है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से शुरू होगी, धनात्मक आवेश से, और कहाँ जाके खत्म होगी, अनंत पे। क्योंकि ऋणात्मक आवेश अपन ने कहाँ मान लिया, जब केवल और केवल धनावेश है तो अपन ये मानेंगे कि जो ऋणावेश है आपका वो कहाँ है, अनंत पर। ठीक है, तो ये कहाँ जाके खत्म हो जाएगी, अनंत पे। और अगर केवल और केवल आपके पास ऋणावेश है तो धनावेश अपन कहाँ मानेंगे, अनंत पर। इसका मतलब ये कहाँ से शुरू हुई है, अनंत से। कहाँ से शुरू हुई है, अनंत से। ओके बेटा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरे को लगता है कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब अपन इसके थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप लिखते जाना। ठीक है, 2 पॉइंट अपन ने। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, यदि केवल धनात्मक आवेश उपस्थित है, यदि केवल धनात्मक आवेश उपस्थित है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत पर खत्म होती है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि अपन ने ऋणावेश को कहाँ माना है? अनंत पे। और थर्ड पॉइंट में अपन क्या लिखेंगे? यदि केवल ऋणावेश उपस्थित है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर खत्म होती है, क्योंकि अपन ने धनावेश को कहाँ माना है? अनंत पे। ओके बेटा, अब अपन फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में सारा आ रहा है बोर्ड, कोई चीज कट थोड़ी रही है। नहीं कट रही। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि आपके पास ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है। ये आपके पास क्या है? ध्यान से समझना, यह आपके पास क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखा है और इसके ऊपर कोई भी पॉइंट P दे दे आपको। क्या दे दे? कोई भी पॉइंट P दे दे और आपसे बोले कि इस पे विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ पॉइंट P पे। तो विद्युत क्षेत्र के ऊपर आपको कोई भी बिंदु P दे दे और उस पे आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछे तो आप उसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। क्या खींच दीजिए? एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। और ये जो आपकी होगी स्पर्श रेखा, ये इस बिंदु पर किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो ध्यान से सुनना, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, विद्युत क्षेत्र रेखा के, ये आपकी कौन सी रेखा है? विद्युत क्षेत्र रेखा है या नहीं है? ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे आपके पास एक विद्युत क्षेत्र ये है, रेखा ये, और इसके बिंदु यहाँ पे आपको दे दिया Q। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आपको Q मत मानो, कोई आवेश मान लेगा इसको। ठीक है, एक बिंदु आपने कंसीडर कर लिया R। आपसे बोले कि R पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बता, तो आपको कुछ भी नहीं करना, स्केल लेना है और इस R के ऊपर क्या खींच देनी है? एक स्पर्श रेखा खींच देनी है। और ये स्पर्श रेखा जो होगी वो किसकी दिशा को बताएगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो फोर्थ पॉइंट आपका क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यह आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया। ध्यान से सुनना, आपका ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा दे दे और उसके ऊपर आपको कोई बिंदु P दे दे। क्या दे दे? कोई बिंदु P दे दे और उस बिंदु P की आपसे क्या पूछे? उस बिंदु P पर आपको बोले कि विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, तो आप क्या करोगे? विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। समझ में आ गया? एक बार और सुन लो, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ओके बेटा, आपको कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा दे दे और उसके ऊपर अगर कोई बिंदु दे दे आपको और आपको उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछे, तो आपको क्या करना है? सिंपली इसके ऊपर आपको एक क्या ड्रॉ कर देनी है? स्पर्श रेखा ड्रॉ कर देनी है और वो स्पर्श रेखा ही आपकी किसकी दिशा को बताएगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को। समझ में आ गया? ओके बेटा, अब यह आपका कौन सा पॉइंट हो गया? फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं।
आपने जाना था कि हमारा जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि होता है? सदिश राशि होता है। विद्युत क्षेत्र आपका कौन सी क्वांटिटी था? सदिश राशि था कि नहीं था भाई? था सर, सदिश राशि था। अगर विद्युत क्षेत्र आपका सदिश राशि था, इसका मतलब इसकी दिशा होगी, हाँ है ना। अब किसी भी वस्तु की कितनी दिशाएं संभव है? केवल एक ही दिशा हो सकती है। एक टाइम तो केवल एक ही दिशा संभव है। एक ही टाइम किसी वस्तु की दो दिशाएं संभव कैसे हो सकती है? जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं एक टाइम एक ही दिशा में देख सकता हूँ। एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ। एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी वस्तु की एक ही दिशा संभव है, हाँ है ना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है, बहुत ही केयरफुली सुनना है, समझ में आएगा आपको। ठीक है, आपके पास एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये वाली हो गई और एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये वाली हो गई। ठीक है, अब इस विद्युत क्षेत्र रेखा जो आपने 1 नंबर और ये 2 नंबर आपने लिया है, इनके ऊपर मैंने एक पॉइंट माना P, एक पॉइंट P इन दोनों के ऊपर है ये। तो इस पॉइंट पे मैं स्पर्श रेखा कहाँ खींच सकता हूँ? इस दिशा में। और इस पॉइंट पे मैं स्पर्श रेखा कहाँ खींच सकता हूँ? इस दिशा में। तो इस एक ही पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की कितनी रेखाएं हो गई? 2 रेखाएं हो गई। एक सिंगल पॉइंट पे एक ही राशि की 2 दिशाएं संभव है क्या? एक बार और समझो, जैसे ये विद्युत क्षेत्र रेखा है और एक ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। ठीक है, ये इधर जा रही है और एक ये इधर जा रही है। इस दोनों के ऊपर आपने एक पॉइंट लिया और आपने स्पर्श रेखा खींची, तो आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो? 2। अब ये पॉइंट तो एक है और स्पर्श रेखाएं आपने कितनी खींच दी? 2। इसका मतलब एक ही बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो गई? 2। तो संभव है क्या ये? नहीं है। तो यहाँ से एक पॉइंट बनता है। क्या पॉइंट बनता है? सुनिएगा गौर से। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ओके बेटा, क्या नहीं करती? विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो अपन बोल सकते हैं कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है, क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती? तो अपन बोल सकते हैं कि जब 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, जब 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तो हम कटान बिंदु के ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो हम कटान बिंदु के ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है, क्योंकि आपको पता है विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर किसकी दिशा को बताती है? विद्युत क्षेत्र की। अब इसी पॉइंट पे, उसी टाइम पे और उसी बिंदु पे एक तो कह रहा है विद्युत क्षेत्र इधर है और एक कह रहा है विद्युत क्षेत्र इधर है। ये कैसे संभव हो सकता है? एक टाइम तो एक ही दिशा में संभव होगा। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, क्योंकि हम प्रतिच्छेद बिंदु पे 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है। अगर इस पॉइंट को अपन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ये तो आपका क्या हो गया? पॉइंट हो गया। अगर आपसे कारण पूछे तो आप क्या बताओगे कि जब 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो हम कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ओके बेटा, तो यह आपका कौन सा पॉइंट हो गया? नेक्स्ट पॉइंट डायग्राम साथ साथ में बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। ठीक है,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये हमारा एक और पॉइंट खत्म हुआ, इसके आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अपन ने विद्युत क्षेत्र की बात, अब देखो ध्यान से देखना, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी समान है, यदि आपके विद्युत क्षेत्र के रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, समान है, तो ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र होते हैं इसे बोलते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी असमान है तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, असमरूप विद्युत क्षेत्र। तो अपन क्या बोल सकते हैं, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी समान है तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम समरूप विद्युत क्षेत्र कहेंगे, और अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी असमान है तो हम उसे क्या कहेंगे, तो यह आपका कौन सा विद्युत क्षेत्र हो गया, समरूप विद्युत क्षेत्र, क्योंकि हर एक बिंदु पे समान रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, और यहां पे क्या हो गया, ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखा, ये क्या है, सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, और ये भी क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये सारी आपकी क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी समान है तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और यदि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी असमान है तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम असमरूप विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो एक बार और सुन लीजिए, बहुत ही सीधे सीधे पॉइंट है, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी समान है तो इसे हम समरूप विद्युत क्षेत्र कहेंगे, और अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी असमान है तो इसे हम असमरूप विद्युत क्षेत्र कहेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ले लिया होगा, आगे देखते हैं। अब एक और पॉइंट, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास है तो विद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा होता है, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है तो विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है। तो क्या पॉइंट समझ में आया, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, पास पास है तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, कम होगा। जैसे हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पॉइंट अगर अपन ने ए ले लिया और यहाँ पे अगर अपन ने पॉइंट ले लिया बी, तो अपन क्या बोलेंगे, जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होगी, जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डेंसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे आपका विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कम होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि ई ए ग्रेटर देन ई बी। तो अपन क्या पॉइंट बनाएंगे, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा होता है, और जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो अपन एक और पॉइंट, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपको देखना है कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व ज़्यादा है इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का मान भी ज़्यादा है, और अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व कम है तो विद्युत क्षेत्र भी कम है। ठीक है, तो ये आपके दो पॉइंट अगर अपन ने और पढ़ लिए, आगे बढ़ते हैं। तो इस पॉइंट को एक बार और रिपीट कर देता हूँ, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास है तो विद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा, और यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब अगर जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व ज़्यादा होता है
वहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान भी ज़्यादा होता है, और जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व क्या होता है, कम होता है, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि यदि दो विपरीत प्रकृति के आवेश पास पास रखे हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वक्राकार रूप ग्रहण कर लेती है। क्या ग्रहण कर लेती है? वक्राकार रूप ग्रहण कर लेती है। यदि दो विपरीत प्रकृति के आवेश पास पास है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वक्राकार रूप ग्रहण कर लेती है। यदि दो विपरीत प्रकृति के आवेश पास पास रखे हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वक्राकार रूप ग्रहण कर लेती है, लेकिन कभी भी बंद पथ नहीं बनाती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद पथ नहीं बनाती बेटा। ठीक है। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि यदि दो विपरीत प्रकृति के आवेश पास पास रखे हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वक्राकार रूप ग्रहण कर लेती है। ध्यान से लिखना है इस पॉइंट को। यदि दो विपरीत प्रकृति के आवेश पास पास है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वक्राकार रूप ग्रहण कर लेती है, लेकिन बंद लूप नहीं बनाती। अब बच्चों का यही क्वेश्चन आता है कि सर बंद लूप क्यों नहीं बनाती? तो मैंने आपको क्या कहा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनावेश से प्रारंभ होती है और कहाँ जाके खत्म होती है? ऋणावेश से। इसका मतलब धनावेश से कहाँ जाएगी? ऋणावेश पे जाएगी कि नहीं जाएगी? लेकिन ऋणावेश से कभी भी धनावेश पे नहीं आ सकती। ठीक है। लेकिन ऋणावेश से कभी भी धनावेश पे नहीं आती। बंद लूप कब बनेगा? जब ये जाए और फिर ये आए, पर ये आ तो सकती ही नहीं है। केवल और केवल क्या हो सकती है? ऋणावेश पे जा सकती है, ऋणावेश से लौट के कभी भी नहीं आ सकती। समझ में आ गया? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यदि अपन क्या बोलेंगे, यदि दो विपरीत प्रकृति के आवेश पास पास रखे हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वक्राकार रूप ग्रहण कर लेती है, लेकिन बंद पथ का निर्माण नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलती है और कहाँ जाके खत्म होती है? ऋणात्मक आवेश पे। कभी भी ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश पे वापिस नहीं आती, और जब तक वापिस नहीं आएगी तब तक बंद लूप का निर्माण नहीं करेगी। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक एक पॉइंट आप साथ में लिखते भी जाना, काम आएंगे आपको। प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है पेपर में, बोर्ड में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 4 गुण। तो अपन ने ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 ही पूछेगा। अपन ने 7-8 तो अभी तक पढ़ ही लिए, और आगे मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी एकदम ध्यान में रखनी है, एक एक बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे अपन क्या बात करेंगे, ये भी धनात्मक आवेश है, ये भी धनात्मक आवेश है, तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करेगी? ठीक है, अब देखो, यदि दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे के पास स्थित है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। ठीक है, यदि दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे के पास हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करने की कोशिश करती है? एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करती है,
और उनके एक मध्य एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र आपका क्या हो जाता है 0, और इस बिंदु को क्या बोलते हैं उदासीन बिंदु। क्या बोलते हैं उदासीन बिंदु। यदि दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे के पास रखे हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करती है और उनके मध्य एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से जहाँ पे उन दोनों के मध्य एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होता है आपका 0 होता है। और ये अपन ने ग्राफ भी बनाया था, आपको याद होगा, दो आवेश लिए थे, ठीक है, इधर फिर इधर, और एक ऐसा ग्राफ बनाया था, बीच में ये 0 से होके जा रहा था। याद आया आपको? अपन ने सिद्ध भी किया था x बराबर r/2 दूरी पे विद्युत क्षेत्र आपका क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि यदि दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे के निकट स्थित है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है और उनके मध्य एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पे आपका विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है 0, और इस बिंदु को क्या बोलते हैं अपन उदासीन बिंदु। क्या बोलते हैं उदासीन बिंदु बोलते हैं। तो दो समान प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है और उनके मध्य एक ऐसा बिंदु स्थित होता है जो जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है 0, और उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं उदासीन बिंदु। क्या कहते हैं उदासीन बिंदु। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ साथ में, क्योंकि मैंने आपको हर एक प्रॉपर्टी के लिए डायग्राम बनवाया है और बुक में आपको डायग्राम नहीं मिलेंगे, ठीक है, सभी प्रॉपर्टी के लिए। तो आपको ये अगर डायग्राम की ज़रूरत है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या उतार लेना इसको, बाद में वीडियो आपके पास ही रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, अब एक और पॉइंट, किसी भी आवेश से निकलने वाली या किसी आवेश पर समाप्त होने वाली, ध्यान से सुनना फिर अपन इसको ड्राइव करेंगे यहाँ, किसी भी आवेश से निकलने वाली या किसी आवेश पर समाप्त होने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। ध्यान से सुनना, किसी आवेश से निकलने वाली या किसी आवेश पर समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कोई आवेश है, इससे आपकी 4 विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, तो इस आवेश का जो परिमाण है, परिमाण की बात कर रहा हूं बेटा मैं, कितना कूलाम हो जाएगा 4 कूलाम। अगर आपसे बोले कि 2q आवेश के लिए बनाओ तो इसके ऊपर कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं थी 4, क्योंकि इसका परिमाण कितना है q, इसका परिमाण कितना है 2q, तो इसके ऊपर कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाओगे बेटा 8, ठीक है। तो इस आवेश का परिमाण कितना हो जाएगा आपका टोटल 8। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? 2q का मान कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो किसी भी आवेश से निकलने वाली या किसी आवेश पर खत्म होने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। किसी आवेश से निकलने वाली या किसी आवेश पर खत्म होने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। तो क्या पॉइंट बना? किसी आवेश से निकलने वाली या किसी आवेश पर खत्म होने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। जैसे ये 2 बात कर ली अपन ने, अब इसके आगे और बताता हूँ थोड़ा आपको। इस पॉइंट को IIT 2010 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, सन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, पर इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ IIT में, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन था वो, ठीक है, इसी के ऊपर था बिल्कुल। जैसे आपसे ये बोले कि -q है, तो
ठीक है। अब इसका भी परिमाण हमेशा कितना होएगा, मैंने आपको बोला था परिमाण के बराबर होती है, ठीक है। तो 4 कूलाम परिमाण इसका भी कितना है, 4 कूलाम, पर माइनस क्या बता रहे इसकी प्रकृति को। तो अगर आपसे Q का मान पूछे तो वो तो है -4 कूलाम, और अगर Q का परिमाण पूछे तो वो है आपका कितना, 4 कूलाम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनना। किसी आवेश से निकलने वाली या किसी आवेश पर खत्म होने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। किसी आवेश से निकलने वाली या किसी आवेश पर खत्म होने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, शायद आपने लिख लिया होगा, समझ भी गए होंगे, ठीक है। बस आप गिन लो। जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे ये कोई भी आपके पास फिर से आवेश क्या है, Q, तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है आपकी ये, ठीक है। अब इससे आपसे पूछे कि इनकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसका परिमाण कितना है, तो आप क्या बताओगे? 10 कूलाम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका परिमाण कितना है आपका, 10 कूलाम। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो अपन ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई होगी आपको, कोई पॉइंट इसमें दिक्कत आपकी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर अपन किसी भी धातु की बात करते हैं, या आपके पास क्या है, कोई भी धातु है, तो धातु के अंदर आपका विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। ये अपन बाद में प्रूव भी कर देंगे। धातु के अंदर आपका विद्युत क्षेत्र हमेशा कितना होता है, 0, क्योंकि धातु के अंदर कोई भी आवेश नहीं होता। धातु के अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र कितना होता है बेटा, 0। तो धातु के, इसका मतलब धातु के अंदर क्यों होता है, क्योंकि धातु के अंदर कोई भी आवेश नहीं होता। जब भी अपन किसी भी धातु को आवेश देते हैं तो उसकी सतह पे समान रूप से वितरित हो जाता है, उसकी सतह पे समान रूप से वितरित हो जाता है। जब भी अपन किसी भी धातु को आवेश देते हैं तो वह आवेश उस धातु की सतह पे समान रूप से वितरित हो जाता है। इसका मतलब धातु के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं होता, और अगर धातु के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे कि उसके अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कितनी होगी, 0। तो किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी क्या होती है, नहीं होती। क्या बोल सकते हैं, किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0। क्यों होता है विद्युत क्षेत्र 0? क्योंकि E का फॉर्मूला होता है KQ/R²। अपन किसी भी चालक को आवेश देंगे तो उसकी सतह पे समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। उसके अंदर आपका आवेश कितना है, 0, तो आपका विद्युत क्षेत्र भी कितना होगा, 0। और अगर किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है तो इसका मतलब उसके अंदर आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं 0 होगी या नहीं होगी। और दूसरी बात, अगर अंदर तो नहीं होगी पर सतह पे हमेशा समकोण बनाती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। मैंने आपको क्या कहा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय रूप से आउटवर्ड या इनवर्ड होती है, और कोई भी गोलाकार होती है उसकी त्रिज्या हमेशा कितना कोण बनाती है, 90 डिग्री। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके ऊपर भी IIT में क्वेश्चन पूछा गया है, एक डायग्राम देके। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होती है, त्रिज्यीय रूप से बाहर या अंदर की ओर होती है। त्रिज्यीय रूप से बाहर या अंदर का मतलब क्या होता है कि वो समकोण पे होती है। कितने डिग्री पे होती है, समकोण पे। तो किसी भी धातु के अंदर आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं 0 होती है, क्योंकि उस धातु के अंदर आपका विद्युत क्षेत्र नहीं होता। और अगर विद्युत क्षेत्र नहीं होता तो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी क्या होगी, नहीं होएंगी। बात आई समझ में बेटा आपको? ठीक है, तो ये आपका एक और पॉइंट अपन ने पढ़ लिया।
अब अगर अपन एक बात देखें तो आपने नोट लगा के देखना, आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखना, ये आपका Q आवेश है, इससे R दूरी पे आपका विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, आपको पता है सर आएगा KQ/R²। आपसे पूछा बेटा 2R दूरी पे कितना आएगा, तो आपने क्या कहा कि सर 2R दूरी पे आएगा आपका KQ/2R²। तो E1 ज़्यादा है या E2 ज़्यादा है? E1 ज़्यादा है, E1 ग्रेटर देन है E2। इसका मतलब हम आवेश से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। बात बिल्कुल सही है सर, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमें पता है जैसे जैसे हम आवेश से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान आपका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम आवेश से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर। अगर ऐसा है तो देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस कंसेप्ट को सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती। आपने क्या कहा, धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा निकलती है, तो ये हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकाल दी। ठीक है, अब जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो, ध्यान से देखना जरा, ये आपने विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकाल दी। अब यहाँ पे आपका कोण देखो, ठीक है, जैसे जैसे आप दूर जाते जाए, ये जो दूरी है, ठीक है, जैसे जैसे आप आवेश से दूर जाते जा रहे हो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र E1 है, यहाँ पे E2 है, यहाँ पे E3 है और यहाँ पे E4 है। तो आपके अकॉर्डिंग विद्युत क्षेत्र इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो क्या है, सबसे ज़्यादा कहाँ होना चाहिए, E1, फिर ग्रेटर देन E2, फिर ग्रेटर देन, इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3 ग्रेटर देन E4 ये रहेगा। और हमारे कंसेप्ट के अनुसार क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा के कंसेप्ट के अनुसार जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहाँ पे विद्युत क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है, और जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कम। तो इन चारों पॉइंटों में सबसे पास कहाँ है, यहाँ पे देखो बीच की दूरी कम है, यहाँ पे बीच की दूरी बढ़ गई। इसका मतलब E1 यहाँ ज़्यादा है, फिर कौन ज़्यादा है, E2, फिर कौन आएगा, E3 और लास्ट में कौन आएगा, E4। इसका मतलब ये वाला कंसेप्ट और ये वाला कंसेप्ट दोनों क्या देते हैं, आपको सेम बातें बताते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? अपन ने क्या बोला कि जैसे जैसे हम आवेश से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे आपके विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो लगातार क्या होता जाता है, कम होता जाता है। विद्युत क्षेत्र का मान आपका क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ये किसने बताया, इस फॉर्मूले ने, E = KQ/R²। लेकिन जब हमने उसको विद्युत क्षेत्र को एक पिक्चर के अंदर रिप्रेजेंट किया, एक पिक्चर बनाई उसकी, तो हमने देखा कि क्या ये जो बात बता रहा है वो ये बता रहा है कि नहीं बता रहा। तो हमने क्या बोला था कि जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या मान क्या होता है, ज़्यादा। और जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, ज़्यादा होती है, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, कम। तो देखो जैसे जैसे आप इस आवेश से दूर जाते जा रहे हो, इन दोनों लाइनों के बीच की जो दूरी है वो लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब E4 पे मान कम आएगा, इससे ज़्यादा कहाँ आएगा, E3 पे, फिर कहाँ पे आएगा, E2 पे, और कहाँ पे आएगा, E1 पे। इसका मतलब ये वाला कंसेप्ट है वो इस वाले कंसेप्ट की व्याख्या कर रहा है। इसका मतलब अपन ने जितनी भी बातें पढ़ी है वो सारी क्या है, सही है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसका रिवीजन करते रहना, समझ में आया हो आपके तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो बेटा। मैं आपको बार बार ये बात बोलता रहता हूँ ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, कंटेंट के बारे में भी आप ज़रूर बताया करो कि अच्छा है या नहीं है, लेवल का है या नहीं है बेटा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।